गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वीडियो 2 दिन बाद आ रहा है, कुछ समस्या की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। अब देखिए आज से आपके लिए एक नई खुशखबरी है कि आज से आपको पर डे क्लास 11 और क्लास 10, ठीक है, 11th और 10th वाले बच्चों के लिए पर डे एक वीडियो चैप्टर वाइज या हेडिंग वाइज कह सकते हैं, जैसा समय रहेगा चैप्टर वाइज या हेडिंग वाइज आपको पर डे एक वीडियो इसका उपलब्ध कराया जाएगा और सिलेबस के हिसाब से और एक क्रम से। जैसे पहला चैप्टर है आपका 10th का केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन पूरा समाप्त किया जाएगा। पहले जितनी भी हेडिंगें हो जाएंगी पर डे, 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, उससे संबंधित एग्जाम्पल, अपक्रियाएं, ठीक है, सारी चीजें समझाई जाएंगी। ऐसे ही 11th का चैप्टर वाइज, जिसका पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट या रासायनिक अपक्रिया की मूल अवधारणाएं, उसके बारे में एक एक न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे। अब आप पर डे इस चैप्टर वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिससे आपका पूरा कोर्स अप्रॉक्स 10th का कोर्स अक्टूबर या नवंबर मिड तक एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा अच्छे से। 11th का जो कोर्स है वो चूंकि लॉन्ग कोर्स है तो इसे समाप्त होने में लगभग फरवरी या मार्च तक का समय लग सकता है। लेकिन हाँ, 11th का कोर्स अगर आप पढ़ेंगे एक हेडिंग, तो वो हेडिंग चाहे वो 11th में आ रही हो, चाहे वो 12th में, और चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रही हो, वो चाहे नीट हो, IIT JEE हो, ठीक है, या नॉर्मली जो NDA के एग्जाम होते हैं, पॉलिटेक्निक के एग्जाम होते हैं, सभी के लिए आपके लिए वैल्यूएबल मटेरियल रहेगा, ठीक है, जिसे आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो उसके नोट्स अच्छे बना लीजिएगा, क्योंकि 11th की जो केमिस्ट्री होती है वो लाइफ टाइम काम आती है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो वीडियो चालू कर रहे हैं उसमें सबसे पहला वीडियो है हमारा क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक चीज का और ध्यान देना, दोनों चीजें होंगी, चैप्टर को पढ़ाया भी बहुत अच्छे से जाएगा, बिल्कुल एक्सप्लेन से, और चैप्टर को याद करने का तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका थोड़ा सा शार्ट तरीका जिससे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं वो भी समझाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा तो वो चीज ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि शॉर्टकट तभी समझ में आता है जब आपको लॉन्ग कट जिससे आता हो, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास यही उठ जाता है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही, रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई रिएक्शन लिखी होती है तो इस तरफ देखा होगा कुछ कंपाउंड लिखे होते हैं, फिर एक बीच में देखा होगा एरो का मार्क बना होता है, फिर यहाँ पे 1 या 2 कंपाउंड यहाँ भी लिखे होते हैं, ठीक है। हमने 2 मान लिए, ठीक है। हम पहले एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, फिर थ्योरी समझेंगे, फिर उसकी थ्योरी लिखाएंगे, ठीक है। तो मान लिया कि ये कोई कंपाउंड है या B कोई कंपाउंड है जो ज्वाइंट हो रहे हैं, इसको हम चेंजेस बोलते हैं, या इज गिवन दैट भी कुछ लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मेन मतलब होता है परिवर्तन, कि क्या परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ C और D बन रहा है, ठीक है। तो जो इस साइड लिखे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि अपक्रिया करते हैं, इनको कहा जाता है अभिकारक, या इनको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रिएक्टेंट। और जो इस तरफ प्राप्त हो रहा होगा हमें, वो हमारे लिए क्या होता है? उत्पाद, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो बीच में लाइन खींची होती है तीर जैसी एक, इसको हम या तो आप चेंजेस बोल सकते हैं, या इसको इज गिवन दैट भी बोला जाता है, या सिंपली बोल सकते हैं परिवर्तन, ठीक है। इससे परिवर्तन होगी ये बन रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इसके ऊपर भी कुछ लिखा होता है, यहां भी कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो परिस्थितियां हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं, उनको हम कंडीशंस बोलते हैं। अब कंडीशन में कई चीजें आ जाती हैं, ठीक है।
जैसे कंडीशन में हो सकता है टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाएगा, कैटेलाइज्ड आ जाएगा, ठीक है, और भी कई सिचुएशनें आ सकती हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं, जिसमें कंडीशन कंपलसरी होगी उसमें लिखना जरूरी होता है, जिसमें बिना कंडीशन के काम चल सकता है उस पर आप ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इस पूरी चीज को हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया, या जिससे इसको प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। बात समझ में है कि नहीं? ये देखिए दो, ये क्या है, या दो से यौगिक अभिकारक नहीं बोल सकते हो तो यौगिक बोल सकते हो। दो या दो से अधिक यौगिक या अणु आपस में मिलकर एक नए यौगिक का या नए अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस पूरी प्रोसेस को कहा जाएगा रासायनिक अपक्रिया। जिससे हम प्रेजेंट करते हैं उसको, उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। कुल मिला के चीज समझ में आ रही है कि नहीं भाई? दो या दो से अधिक, अब यहां हमने दो लिखे हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व या अणु या ये कह सकते हो अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर यानी कि मिलकर, ठीक है, रिएक्शन करके अपक्रिया करके एक नए उत्पाद का या यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। और जिसके द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया समझ में आ गई क्या है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। ये तो हमने एग्जाम्पल एक माना हुआ था, जिसको यहाँ नोट करना हो तो कुछ करके नोट्स कर सकता है, और डेफिनेशन लिखनी हो तो एक बार फिर हम डेफिनेशन दोहरा दे रहे हैं इसकी। जब दो या दो से अधिक यौगिक अथवा अणु अथवा अभिकारक परस्पर संयुक्त होकर, यहाँ एक लाइन और आप जोड़ सकते हैं, विशेष परिस्थिति में परस्पर संयुक्त होकर नए यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। और इससे जिस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब इसके कुछ हम लोग अलग एग्जांपल देख लें जरा। अलग एग्जांपल में देखो क्या है, जैसे हमने H2 को Cl2 से क्रिया कराई तो इससे क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस करने के लिए यहाँ दो अभी बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, बैलेंसिंग भी इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ है, यहाँ दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया यौगिक बन गया तो इसे क्या बोलेंगे कि रासायनिक अपक्रिया है। और ये समीकरण लिखा हुआ तो इसे क्या कहा जाएगा, रासायनिक समीकरण, ठीक है। या जैसे N2 + H2 ठीक है। इस कंडीशन में भी देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अब यहाँ परिस्थिति दे दी गई, परिस्थिति और भी होती है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर भी यहाँ किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए Fe और MO ये उत्प्रेरक और वर्धक कहलाते हैं, इनका भी रोल होता है रिएक्शन में। ये रिएक्शन को फास्ट कर, यहाँ रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्लो भी करते हैं कुछ, ये अलग अलग कंडीशन है। फिलहाल आपको भी ये समझना है कि दो या दो से अधिक यौगिक यहाँ जुड़ रहे हैं, उससे जाके एक उत्पाद बन रहा है तो इस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। और इस समीकरण को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक से बिल्कुल समझिएगा। बहुत ही रासायनिक अपक्रिया सिंपल, जब भी दो यौगिक अणु जुड़ जाए एक प्रोडक्ट बन जाए नया तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया। रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई समीकरण, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आसान लेवल में उसे लिखा जा सके, छोटी जगह में लिखा जा सके, इसको रिप्रेजेंट किया गया है तो इसलिए इसको नाम दिया गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसके बाद अब देखिए रासायनिक अपक्रिया वैसे बहुत प्रकार की होती है, ठीक, वो अलग अलग टॉपिक है। इन मोस्टली हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे पहले दो टाइप। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला टाइप हम लोग देखेंगे कंकाली अपक्रिया, और दूसरा टाइप बोलेंगे संतुलित अपक्रिया। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। कंकाली को आप असंतुलित अपक्रिया भी कर सकते हैं, यानी जो अभी तक हम लोग समीकरण लिख रहे थे
अगर उसमें अभिकारक, अभिकारक आपको पता है, हमने बताया था, जिसे लिखा हो A+B चेंजेस C+D, तो ये अभिकारक मतलब इस साइड वाले जो तत्व होंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक, और इस साइड वाले क्या कहलाएंगे, उत्पाद। तो यदि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर अगर नहीं, ठीक है, तो अगर बराबर नहीं तो इसको कहा जाता है असंतुलित समीकरण, ठीक है। तो उसी समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली अपक्रिया, यानी अभी वो कंकाल, अभी वो रिएक्शन कंकाल है, उसमें भी हमें बैलेंस करना है, तब जाके वो रियलिटी में क्या बनेगी जाके, ठीक। जैसे इसमें हम एग्जांपल अगर लेना चाहें तो अभी हमने एग्जांपल लिखा था H2 + Cl2 चेंजेस HCl, हमने यहाँ 2 लगाया था ना, अब यहाँ 2 हम ना लगाए, तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, H यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे H2 नहीं है, जबकि रिएक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस। किस नियम के अनुसार पर, तो लेवोसियर ने नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल बैलेंसिंग हम उसी से करते हैं। तो H देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2, जबकि यहाँ पे देखिए 1 H, ठीक है, तो H बराबर नहीं है। Cl देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2, जबकि Cl यहाँ पे 1 है, Cl बराबर नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको दी जाए जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अगर बैलेंस नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंकाली अपक्रिया। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, जिसे लिखना है तो नोट लिखते जाओ, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पाद परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे हम कंकाली अपक्रिया कहते हैं, अथवा असंतुलित अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। कंकाली का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा, असंतुलित अपक्रिया। नीचे में आ जाओ तो जस्ट इसकी उल्टी डिफिनीशन, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका उल्टा। जैसे इसी रिएक्शन को जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे H2 + Cl2 चेंजेस HCl, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि H2 है तो 2 गुणा करोगे, Cl2 तो देखो Cl भी 2 गुणा दोनों में होगा, Cl भी 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर, ठीक है, यानी दोनों तरफ संख्याएं बैलेंस हो, तो उसे क्या कहेंगे बैलेंस रिएक्शन, या उसी को कहा जाएगा संतुलित अपक्रिया, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल आपको समझ में आ गए, कंकाली रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और संतुलित अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेके रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक, क्योंकि बैलेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दूर तक बैलेंसिंग आपको काम आएगी, लगभग जब तक आप केमिस्ट्री से अटैच रहेंगे, ठीक है। देखिए बैलेंसिंग तरीका क्या है, जिससे हमारे सामने कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ये देखिए, तो यहाँ देखो बैलेंस करने का तरीका था, हम एक एक तत्व को देखेंगे पहले। जैसे हम Na देखिए यहाँ पे कितने, देखने का तरीका हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी तत्व का परमाणु लिखा होता है तो या तो उसके नीचे यहाँ लिखा होता है या तो फिर आगे लिखा होता है, आगे जो लिखा होगा उसका गुणा फिर सब में होता है, जितने एटम होंगे उसके कंपाउंड के अंदर, ठीक है। पहला तरीका ये याद रखना। दूसरा तरीका, जब आप बैलेंस करने के लिए गुणा भाग करेंगे, गुणा ही किया जाता है, भाग भी आप कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो गुणा आप आगे करेंगे, कंपाउंड के आगे, किसी कंपाउंड के नीचे या उसके पास, यहाँ आप बीच में गुणा नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे कितने हैं, 1, और देखिए ये यहाँ पे कितने, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक। अगर ना दिख रहा हो तो इसका मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं, देखिए इन्हें यहाँ कितने लिखे हुए, 2। अब इन्हें यहाँ पे भी तो 2 ही होने चाहिए, बैलेंस तभी तो होगा, तो हम क्या करेंगे, आगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही मल्टीपल हमने किया तो इन्हें तो 2 हो गए, लेकिन देखिए मल्टीपल पूरे में होगा तो मल्टीपल ओ में भी हुआ होगा, तो ओ कितने हो गए, 2, और 2 और 4 हुए 6, यानी यहाँ वो कितने हो गए, 6 टोटल, जबकि यहाँ कितने, 4 और 1 5, यहाँ भी 6 होने चाहिए, तो यहाँ हम इसमें गुणा नहीं कराएंगे, नहीं ज्यादा हो जाएगा, हम इसमें गुणा कराएंगे, 2 का करा दो तो 4 ये होगा, 2 गुणा ये हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। अब चलिए अगला कंपाउंड देखिए H कितने, यहाँ देखिए इसका गुणा कराओगे तो कितने हो जाएंगे, 2H, और यहाँ 2 ऑलरेडी से, 2 और 2 कितने हो गए, 4, और यहाँ देखिए इसमें 2 लगा हुआ है, ठीक, 2 दूना 4, यानी यहाँ भी H4, H बैलेंस है। अब हमें सल्फर चेक कर लेना है, सल्फर देखिए यहाँ कितने हैं, 1, यहाँ सल्फर कितना है, 1, यानी कि रिएक्शन अब बैलेंस हो गई, ठीक है। कितना है ये बैलेंस करना, बस एक एक एटम आपको लेके चलना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
देखिए अगली रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए इसको देखिए जरा कि बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे चेक करें जरा। देखिए सी कितने हैं यहाँ पे, एक सी है, और तो यहाँ सी है नहीं। इस तरफ चेक करो जाके सी कितने हैं, देखिए एक सी है यहाँ पे भी सी एक ही, यहाँ पे भी सी एक, यानी सी तो बैलेंस है। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितने, दो, होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 गुना H में भी होगा, 2 गुना O में भी होगा। तो 2 ये हो गए, यहाँ जाएंगे तो एक O ये है, एक O ये, 2 इधर भी है और 2 इधर भी, यानी कि ये बैलेंस है, ठीक है। फिर हम क्लोरीन पे आएंगे, तो क्लोरीन में देखिए Cl कितने हैं यहाँ पे, 2 है, यहाँ भी Cl 2, यानी रिएक्शन ये तो पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। तो इससे हमें बैलेंस करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा सा टफ ताकि मजा आए पढ़ने में। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यानी नाइट्रोजन तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम हाइड्रोजन चेक कर लें, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं, 2। जब भी कभी ऐसी समस्या आ जाए कि एक इवन नंबर हो, एक ऑड नंबर हो, तो पहले हमें ऑड को इवन में लाना जरूरी है, ठीक है, तभी रिएक्शन सॉल्व हो पाएगी। तो हम इसमें 2 का गुणा कर लें, ठीक है। जैसे 2 गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 करने के लिए हमें 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया हमने। अब जैसे 2 गुणा किया तो n भी 2 हो गए, तो n 2 करने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीपल कर दी, n 2 हो गए। अब बारी आई सिर्फ O की, O कितने हैं, तो यहाँ वो 2 है, यहाँ वो कितने हैं, 2 ये हो गए, और 3 गुणा इसमें, तो कितने हो गए, 5 O हो गए। अब अगर आपको यहाँ 5 O करने हैं, तो यहाँ 2 तो पहले से, तो यहाँ में 2.5 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी 5/2 का गुणा करा दें, तब तो 2.5 गुना 5 होगा। अगर आप नहीं ऐसा लिखना चाहते हैं कि अब 5/2 नहीं लिखने का मन है, तो 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में 2 गुणा करा दीजिए भाई। इसमें अगर आप 2 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4NH3। इसमें आप 2 गुणा कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5O2। इसमें 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 4NO। इसमें 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 6H2। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। N कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 4, H कितने हैं, 12, यहाँ कितने हैं, 12, O कितने हैं, 10, यहाँ कितने हैं, 4 और 6 10, ठीक है। अब इसी बैलेंसिंग का आप यूज करके आज जितने भी एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में दिए हुए करिएगा। फिर जो भी एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहे हैं आप कमेंट्स में डालिएगा, कल हम इसके और एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल प्लस इसकी डिफिनीशन भी आगे चालू हुई। तो आज आपको 2 डिफिनीशन अच्छे समझ में आ गई, उसको आज ही लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। एग्जाम्पल करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि केमिस्ट्री मस्ट है। थ्योरी के साथ अगर आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर किसी काम के नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।